दुनिया में एक ऐसा तूफान आ चुका था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक खतरनाक और लाइलाज वायरस जो इंसान के जिस्म में घुसते ही उसे महज 12 सेकंड में एक खूंखार दरिंदे में बदल देता था। और यह दरिंदे, ये ज़ॉम्बी किसी को नहीं छोड़ते थे। हजारों की तादाद में वो दीवारें फांदकर शहरों में घुस आए, लोगों को काटने लगे, नोचने लगे। जो भी सामने आया वो भी चंद सेकंड में उन्हीं जैसा बन गया। चारों तरफ चीखें थीं, भागते हुए लोग थे, भागने की कोशिश करते थे लेकिन जगह बची ही नहीं थी। ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़कर इतने ऊंचे हो जाते थे जैसे इंसानी जिस्मों का एक पहाड़ खड़ा हो गया हो। शहर की सड़कें जो कभी रोज की भाग दौड़ से भरी रहती थीं, वो अब दहशत और खून की गवाह बन चुकी थी। और यह सिर्फ शुरुआत थी। यह कहानी इतनी खतरनाक और रोमांचक है कि आखिर तक आपकी नजर स्क्रीन से नहीं हटेगी। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सामान्य सुबह से। एक घर जहाँ सुकून था, हंसी थी और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां थीं। दो नन्ही बच्चियां रेचल और कोनी दौड़ती हुई अपने मम्मी पापा के कमरे में घुसती हैं और उन्हें जगाती हैं। उनके पापा का नाम है जेरी। जेरी कोई आम इंसान नहीं, वो पहले यूनाइटेड नेशंस में इन्वेस्टिगेटर रह चुका है। और माँ का नाम है कैरन। ये एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। नींद पूरी न होने के बावजूद जेरी उठता है, रसोई में जाता है और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लग जाता है। घर में चहल पहल है, बच्चे खिलखिला रहे हैं, जेरी और कैरन आपस में बातें कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे ये एक बेहद आम और प्यारा दिन हो। उसी वक्त टीवी पर खबर चल रही थी कि पुलिस किसी इमरजेंसी के चलते सड़कों पर तेजी से दौड़ रही है। लेकिन जेरी और कैरन ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, शायद कोई आम मामला होगा। यही सोचकर वो दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में जाम था, कारें एक दूसरे से सटी खड़ी थीं। पीछे की सीट पर बच्चे गाना गुनगुना रहे थे, रेडियो पर खबरें बज रही थीं। जेरी कैरन से हंसी मजाक कर रहा था, बच्चों से वादा कर रहा था कि वापस आकर पैनकेक खाएंगे। सब कुछ हल्का और खुशनुमा था। तभी रेडियो पर एक खबर ने जेरी का ध्यान खींचा। अलग अलग देशों में एक बेहद खतरनाक बीमारी तेजी से पांव पसार रही थी जो रेबीज जैसी थी। जेरी उसे ध्यान से सुनने लगा। कुछ तो अजीब था इस खबर में। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी सरपट आई और उसकी कार का साइड मिरर तोड़कर बिना रुके भाग गई। जेरी हैरान होकर गाड़ी से नीचे उतरा। माहौल में कुछ अजीब था। लोग घबराहट में तेजी से ट्रैफिक से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? जेरी के जहन में सवाल उठा। इतने में पास की एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ और धुआं उठने लगा। एक पुलिस ऑफिसर भागता हुआ जेरी के पास आया और चिल्लाया, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, यहाँ रुकना खतरनाक है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बेकाबू ट्रक जिसके ब्रेक बिल्कुल जवाब दे चुके थे पूरी रफ्तार से आया और उस पुलिस ऑफिसर को कुचलता हुआ निकल गया। साथ में वहाँ खड़ी कई और गाड़ियां भी तबाह हो गई। ये नजारा देखकर जेरी और उसके परिवार की सांसें अटक गईं। अब यहाँ एक पल भी रुकना मौत को दावत देना था। जेरी ने फौरन एक चतुराई भरा फैसला किया। बाकी लोग जहाँ अपनी अपनी गाड़ियां भगाने की कोशिश में उलझे हुए थे, जेरी ने उस बेकाबू ट्रक के ठीक पीछे पीछे गाड़ी लगाई और ट्रैफिक को चीरता हुआ आगे निकल गया। ट्रक ड्राइवर बार बार ब्रेक दबाता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार ट्रक एक जगह जाकर क्रैश हो गया। जेरी की गाड़ी उस तबाही से बच गई लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। जेरी आगे का कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहा था, जबकि कैरन पीछे बैठकर बच्चों को हिम्मत दे रही थी और उन्हें अपनी बाहों में थामे हुए थी। डर के मारे रेचल अपनी माँ की गोद में जाना चाहती थी। जेरी गाड़ी चलाते चलाते बीच बीच में पीछे मुड़कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उसका ध्यान एक लम्हे के लिए भटका और गाड़ी एक एम्बुलेंस से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ पलों के लिए जेरी और कैरन दोनों सुन्न हो गए। लेकिन किस्मत मेहरबान थी, सब होश में थे और जिंदा थे। धीरे धीरे जेरी ने आंखें खोली और बाहर देखा। बाहर का नजारा अब पूरी तरह बदल चुका था। सड़कों पर इंसानों की जगह दरिंदे थे। वायरस से संक्रमित लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और जो भी सामने आ रहा था उसे काट रहे थे। पूरा शहर कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक जहन्नुम में तब्दील हो चुका था। जेरी ने एक पल में सब समझ लिया। उसने झट से अपनी छोटी बेटी कोनी को थाम लिया। थोड़ी दूर पर एक आरवी वैन खड़ी थी जिसकी चाबी किस्मत से अंदर ही पड़ी थी। तभी ज़ॉम्बी का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। कैरन ने हिम्मत दिखाई और एक ज़ॉम्बी को जोरदार लात मारकर पीछे धकेल दिया। जेरी ने वैन घुमाई और बाकी ज़ॉम्बी से बचते बचाते वहां से निकल गए। अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो शहर से बाहर की तरफ सरपट भाग निकले और कुछ ही मिनटों में पूरा पेंसिल्वेनिया ज़ॉम्बी के कब्जे में चला गया। जेरी गाड़ी चलाते चलाते एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां थोड़ी राहत की सांस थी। लेकिन तभी रेचल की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे अस्थमा का दौरा पड़ गया। जेरी को वैन रोकनी पड़ी। उसने रेचल को चेक किया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। जेरी ने फैसला किया कि पास की किसी फार्मेसी से इनहेलर लाना जरूरी है। इसके बिना रेचल की जान खतरे में थी। कैरन ने वैन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन इस बार वैन आसानी से स्टार्ट नहीं हुई। तभी कैरन के फोन पर एक कॉल आई। ये जेरी का पुराना दोस्त टेरी था जो उस वक्त किसी हेलीकॉप्टर में मौजूद था। उसने जेरी से हालात पूछे और कहा, घबराओ नहीं यार, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक हेलीकॉप्टर भेजता हूँ लेकिन पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे। तब तक जहाँ हो
वहीं रहो और सुरक्षित रहो। ये सुनते ही जेरी रेचल के लिए इनहेलर लेने निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा सुपरमार्केट नजर आया, लेकिन वहाँ भी अफरा तफरी मची हुई थी। लोग खाने पीने के सामान के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, लड़ रहे थे। हर तरफ बेतरतीबी थी। वक्त कम था, इसलिए जेरी ने फौरन फैसला किया कि परिवार 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। वो और रेचल इनहेलर ढूंढेंगे और कैरन कोनी के साथ खाने का सामान इकट्ठा करेगी। अभी योजना के मुताबिक काम शुरू ही हुआ था कि तभी अचानक कोनी की डरी हुई चीख सुनाई दी। 2 आदमी कैरन पर हमला कर रहे थे, उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे। जेरी दौड़ा, लेकिन एक आदमी ने बंदूक निकाल ली। जेरी ने एक पल भी नहीं गंवाया, उसने तुरंत जवाब दिया। 2 सटीक गोलियां चलीं और वो आदमी जमीन पर था। बदकिस्मती से पास में एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था जिसने यह सब देख लिया था। जेरी ने हाथ उठाए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस ऑफिसर ने उसे अनसुना कर दिया और खुद ही स्टोर से सामान उठाने लगा। जेरी और उसकी फैमिली वहाँ से फौरन निकल गई। बाहर आए तो देखा कि उनकी खड़ी की हुई आर्मी की गाड़ी गायब हो चुकी थी। चारों तरफ खतरा था। जेरी ने सोचा और फैसला किया कि पास की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाकर हेलीकॉप्टर का इंतजार करेंगे। उसने टेरी को फोन किया और कहा कि उन्हें बिल्डिंग की छत से निकाला जाए, लेकिन टेरी ने समझाया कि वो दरअसल एक सरकारी एजेंट है और सुरक्षा कारणों की वजह से रात में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा, सुबह का इंतजार करना होगा। जेरी को मानना पड़ा। इसी बीच उसकी नजर सड़क पर एक अजीब चीज पर पड़ी। ज़ॉम्बी एक आदमी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन उसके परिवार पर हमला कर रहे थे। ये क्यों हो रहा था? जेरी की समझ में नहीं आया। फिलहाल सोचने का वक्त नहीं था। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने पर उतारू थे। सब सीढ़ियों की तरफ दौड़े। जेरी पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकता रहा ताकि उसका परिवार सुरक्षित ऊपर पहुंच सके। इसी लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी का खून जेरी के मुंह में चला गया। एक ठंडी सिहरन उसके पूरे जिस्म से गुजर गई। क्या वो भी अब संक्रमित हो गया था? जेरी तुरंत छत के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया और 12 सेकंड गिनने लगा। उसने तय किया था कि अगर वो ज़ॉम्बी बनने लगा तो कम से कम अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 12 सेकंड गुजर गए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। कैरन ने छत से एक सिग्नल फ्लेयर जलाया ताकि हेलीकॉप्टर उनकी जगह पहचान सके। हेलीकॉप्टर ने सिग्नल देखा और बिल्डिंग की छत पर उतर आया। इसी दौरान टॉमी नाम का एक लड़का भी उनके साथ आ गया, जिसके अपने घर वाले ज़ॉम्बी के हमले में खो चुके थे। कैरन और बच्चे हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। जेरी आखिर तक पीछे खड़ा रहा, ज़ॉम्बी को रोकता रहा। एक सैनिक ने उसकी मदद की और आखिरी लम्हे में जेरी भी कूदकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। फिलहाल वो सब सुरक्षित थे। हेलीकॉप्टर उन्हें अटलांटिक महासागर में मौजूद एक बड़े सैन्य जहाज पर ले गया। वहाँ सेना के अफसर और उनके परिवार मौजूद थे। जेरी के परिवार को एक अलग केबिन दिया गया। फिर टेरी जेरी से मिलने आया और उसने एक एक करके सब सच बताया। अमेरिका की सरकार लगभग खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया में ये ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। लोगों के पास ना बचने का कोई रास्ता है, न ये जानकारी कि ये वायरस आया कहाँ से। वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम इस समस्या की जड़ तक पहुँचने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन पूरी इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद एक युवा वायरोलॉजिस्ट पर टिकी थी, जिसका नाम था एंड्रू फासबर्ग, हार्वर्ड का पढ़ा हुआ साइंटिस्ट। उसका यकीन था कि अगर इस वायरस को ठीक से समझ लिया जाए तो इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई जा सकती है। लेकिन वैक्सीन बनाने से पहले यह जानना जरूरी था कि यह वायरस शुरू कहाँ से हुआ। जहाज पर लोग पुराने रिकॉर्ड, रिपोर्ट और शुरुआती घटनाओं को एक साथ जोड़ने में लगे थे, और जब सब सुराग एक साथ जुड़े तो सबका इशारा एक ही जगह की तरफ था, साउथ कोरिया का एक मिलिट्री बेस, जहाँ से काफी वक्त से कोई संपर्क नहीं था। शक था कि वहीं से इस तबाही की शुरुआत हुई होगी। प्लान बना कि एंड्रू को उस बेस में भेजा जाए, लेकिन वो अकेला नहीं जा सकता था। तभी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जेरी के पास आया और यहाँ एक बड़ा राज खुला। जेरी दरअसल अमेरिका का टॉप इन्वेस्टिगेटर रह चुका था। वो कोई आम आदमी नहीं था। संकट को समझने और सुलझाने का उसे गहरा तजुर्बा था। मिलिट्री ने सीधे शब्दों में उसे मजबूर किया कि वो इस मिशन पर जाए। ये कोई गुजारिश नहीं बल्कि साफ धमकी थी। अगर उसने मना किया तो उसके परिवार को जहाज से उतार दिया जाएगा। इसी लम्हे जेरी समझ गया कि टेरी ने उसे और उसके परिवार को क्यों बचाया था। उसे जेरी से काम निकलवाना था। जहाज पर जगह सीमित थी, हर कोई वहाँ नहीं रह सकता था। जेरी ने कैरन को पास बुलाया और सब सच बता दिया। 2 ही रास्ते थे, या तो मिशन पर जाए और परिवार को सुरक्षित रखे, या मना करे और उन्हें उस खौफनाक दुनिया में मरने के लिए छोड़ दे। कैरन यह सुनकर अंदर से हिल गई, लेकिन जेरी ने जाने का फैसला किया। उसने कैरन को एक सैटेलाइट फोन दिया ताकि दोनों का संपर्क बना रहे। अपनी बच्चियों को गले से लगाया, कैरन को अलविदा कहा और वादा किया कि वापस आएगा। लेकिन सच यह था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो जिंदा लौटेगा भी या नहीं। इसके बाद जेरी साइंटिस्ट एंड्रू और कुछ सैनिकों के साथ एक प्लेन में साउथ कोरिया के लिए रवाना हो गया। रास्ते में जेरी एंड्रू को समझाता रहा कि इन हालातों में जिंदा रहने के लिए किताबों की थ्योरी काफी नहीं होती, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। एंड्रू पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा था। उसका दिमाग अलग ही ढंग से चलता था। उसने कहा कि प्रकृति चाहे जितनी खतरनाक चीज बनाए, उसमें कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ये वायरस चाहे जितना भी शक्तिशाली लगे, इसमें भी कोई कमजोर कड़ी होगी, बस उसे ढूंढना है। उधर जहाज पर धीरे धीरे लोगों को उतारा जा रहा था। जेरी का परिवार अभी सुरक्षित था, लेकिन यह सुरक्षा कब तक रहेगी यह किसी को नहीं पता था। कभी भी उन्हें बाहर भेजा जा सकता था। अब टीम साउथ कोरिया पहुंची।
पहुंची, लेकिन रात का अंधेरा था और नीचे कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था। प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जैसे ही सब बाहर निकले, सीधे जॉम्बी से सामना हो गया। सैनिकों ने तुरंत गोली चलाकर उन्हें मार दिया, लेकिन गोलियों की आवाज ने और जॉम्बी को खींच लिया। एक के बाद एक जॉम्बी वहां आते गए, कुछ सैनिकों को काट लिया और वो भी उन्हीं जैसे बन गए। कई सैनिक वहीं मारे गए और सबसे दर्दनाक मौत हुई एंड्रू की। जिस इंसान पर पूरी दुनिया की उम्मीद टिकी थी, वो इतना घबरा गया कि गलती से अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली। बिना कुछ किए, बिना कोई काम आए वो चला गया। जो बचे हुए सैनिक थे, उन्होंने किसी तरह जेरी को मिलिट्री बेस तक पहुंचाया। बेस पर मौजूद साउथ कोरियन मिलिट्री पहले से गुस्से में थी। यहाँ जिंदा रहने का एक ही नियम था, शोर बिल्कुल मत करो, क्योंकि जॉम्बी आवाज की तरफ आकर्षित होते थे और उन्हें खत्म करने के सिर्फ दो तरीके थे, सिर में गोली मारो या जला दो। जेरी ने उन्हें बताया कि यह सिर्फ उनकी लोकल समस्या नहीं है, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है और वो इसे खत्म करने का रास्ता ढूंढने आया है। फिर जेरी ने उस चिट्ठी के बारे में पूछा जो कुछ दिन पहले इसी बेस से भेजी गई थी, जिसमें जॉम्बी का जिक्र था। बेस का कमांडर उसे एक जला हुआ कमरा दिखाने ले गया। उस जले हुए कमरे में दाखिल होते ही जेरी को समझ आ गया कि यहाँ कुछ बेहद खौफनाक हुआ था। यहीं पर पहली बार जॉम्बी को काबू करने की कोशिश हुई थी। एक संक्रमित आदमी को बिस्तर से बांधकर उस पर रिसर्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। एक एक करके सभी सैनिक काटे गए और आखिर में पूरी टीम को मारना पड़ा। और सबसे जरूरी बात यह थी कि वो पहला जॉम्बी कोई आम आदमी नहीं था, वो एक मिलिट्री डॉक्टर था। असली कड़ी यहाँ जुड़ती है। वो डॉक्टर एक पास के गांव में गया था, जहाँ एक अजीब मरीज ने उसे काट लिया था, लेकिन उस मरीज को सबसे पहले किसने संक्रमित किया ये कोई नहीं जानता था। जेरी को कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन दो बेहद जरूरी सुराग जरूर हाथ लगे। पहला सुराग था एक ऐसा सैनिक जो पूरे हमले के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ जॉम्बी उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन एक भी उसे छू नहीं रहा था, जैसे वो उसे देख ही नहीं पा रहे थे। ये अजीब था, बहुत अजीब। दूसरा सुराग था एक आधा पागल CIA एजेंट जो नॉर्थ कोरिया को हथियार बेचते हुए पकड़ा गया था। वो इतना टूट चुका था कि उसने खुद अपने दांत तक निकाल लिए थे। उसका दावा था कि ऐसा करने से वायरस नहीं फैलता। उसने जेरी को एक और चौंकाने वाली बात बताई। जॉम्बी के हमले से पूरे एक हफ्ते पहले जेरूसलम की सरकार ने पूरे शहर के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी। इसका सीधा मतलब था कि उन्हें इस वायरस के बारे में पहले से पता था, और अगर उन्हें पहले से पता था तो सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि इस तबाही की शुरुआत वहीं से हुई होगी। ये सुनते ही जेरी ने फैसला किया, जेरूसलम जाना होगा। अपनी बची हुई टीम के साथ वो गाड़ियों पर बैठकर एयरबेस की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उन्होंने प्लेन में ईंधन भरवाना शुरू किया। सब चुपचाप अपना काम कर रहे थे, माहौल थोड़ा थमा हुआ था। तभी जेरी की पत्नी कैरन का फोन आया। जेरी ने फोन उठाया और उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए मुस्कुराया, लेकिन उसी पल आसपास मौजूद सारे जॉम्बी जो अब तक शांत पड़े थे अचानक उठ खड़े हुए। आवाज ने उन्हें जगा दिया था और फिर उन्होंने टीम पर हमला कर दिया। ज्यादातर लोग वहीं मारे गए। जेरी और पायलट किसी तरह कॉकपिट में घुसे और प्लेन को हवा में ले उड़े। उड़ान के दौरान जेरी ने कैरन को दोबारा फोन किया और कुछ देर उससे बात की। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन हिम्मत भी थी। फिर जेरी और पायलट लंबा सफर तय करके इजराइल पहुंचे। जेरी के पास जरूरी अनुमति थी, इसीलिए वहां के सैनिकों ने उसे अंदर आने दिया। वहां उसकी मुलाकात हुई ऑफिसर जर्गन वॉन ब्रून से, जो मोसाद का अधिकारी था। जेरी ने सीधा सवाल दागा, इतनी बड़ी दीवारें क्यों बनाई गई थी? ऑफिसर ने बताया कि कुछ वक्त पहले इंडिया में सैनिकों की जॉम्बी से लड़ाई हुई थी और रेडियो पर मिले एक संदेश के आधार पर यह दीवार खड़ी की गई थी। लेकिन यह वायरस सबसे पहले किस देश में फैला? इसका सही जवाब जेरी को नहीं मिला। ऑफिसर ने कहा कि वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसकी शुरुआत की जगह ढूंढना लगभग नामुमकिन हो चुका है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपने लोगों को सुरक्षित रखें। इसके बाद ऑफिसर जेरी को उन लोगों के पास ले गया जो उन ऊंची दीवारों के अंदर महफूज थे। दीवारों के बाहर पूरा इलाका जॉम्बी का था, लेकिन अंदर लोग किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। हालांकि उनमें से कई अपने अपनों को खो चुके थे। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कुछ लोगों ने गाना गाना शुरू किया। देखते देखते भीड़ भी उनके साथ हो गई और जोर जोर से गाने लगी। ये देखकर जेरी का दिल डूब गया। उसने सबको चुप रहने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना, और जो होने का डर था वो हो गया। बाहर खड़े हजारों जॉम्बी उस आवाज को सुनकर एक साथ जाग उठे। वो एक दूसरे पर चढ़ने लगे, एक जिंदा सीढ़ी बनाई और देखते ही देखते दीवार पार कर गए, सीधे शहर के अंदर कूद पड़े। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर जॉम्बी के कब्जे में आ गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सेना ने काबू करने की कोशिश की, लेकिन जॉम्बी की रफ्तार और ताकत के आगे कुछ नहीं चला। हर तरफ तबाही थी। तभी वॉन ब्रून ने एक सैनिक लड़की सेगन को आदेश दिया कि जेरी को बचाकर एयरपोर्ट तक पहुंचाए। जेरी, सेगन और बाकी सैनिक भागे, लेकिन जॉम्बी हर तरफ से घुस रहे थे। कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। एक एक करके लोग काटे जा रहे थे और उनकी तादाद और बढ़ती जा रही थी। इसी भागम भाग में जेरी ने एक और अहम चीज देखी। एक आदमी जॉम्बी की भीड़ के बीच खड़ा था और जॉम्बी उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे थे, उसके पास से भागते हुए निकल जाते थे। ये वही बात थी जो उसने पहले भी देखी थी। साउथ कोरिया में भी ऐसा हुआ था। इस पहेली का जवाब जेरी के दिमाग में धीरे धीरे बनने लगा। तभी सेगन लड़ते हुए एक जॉम्बी से हाथ पर कट गई। जेरी ने एक पल में फैसला किया, जो शायद किसी के
लिए भी करना आसान नहीं था। वायरस को पूरे जिस्म में फैलने से रोकने के लिए उसने बिना सोचे सेगन का हाथ काट दिया। इसी वजह से वो ज़ॉम्बी बनने से बच गई। अब जेरी उसकी जिम्मेदारी था। वो उसे संभालते हुए किसी तरह एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता रहा। एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि ज़ॉम्बी ने हेलीकॉप्टर को पहले ही तबाह कर दिया था। अब कोई रास्ता नहीं था। तभी नजर पड़ी एक पैसेंजर फ्लाइट पर जो टेक ऑफ की तैयारी में थी। जेरी और बाकी लोगों ने पायलटों को सिग्नल दी और आखिरी लम्हे में किसी तरह उस प्लेन में चढ़ गए। पायलटों को यह नहीं पता था कि जाना कहाँ है, लेकिन पहले इस तबाही से निकलना था। प्लेन उड़ा और तबाह होते शहर को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ा शांत होने के बाद जेरी ने सेगन के कटे हुए हाथ का इलाज किया। वो दर्द में थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। प्लेन में बहुत से लोग थे। जेरी उन्हें देखने लगा और उसके दिमाग में एक बात घूमने लगी। जो लोग ज़ॉम्बी का निशाना नहीं बने थे उनमें एक चीज कॉमन थी। उनमें से ज्यादातर लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। ये जानकारी बेशकीमती थी। जेरी ने तुरंत अपनी पत्नी और टेरी से बात की। फिर उसने पायलट से कहा कि मंजिल पर पहुंचने से पहले उसे पास के एक रिसर्च सेंटर में उतार दें। पायलटों ने यह बात मान ली और प्लेन का रास्ता बदल दिया। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ गई। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने गलती से कार्गो होल्ड खोल दिया। अंदर से एक ज़ॉम्बी निकल आया। देखते ही देखते केबिन में अफरा तफरी मच गई। लोग तेजी से संक्रमित होने लगे। कुछ लोगों ने अपना सामान रखकर रास्ता बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी की गलती से बैग गिर गया। आवाज सुनते ही पास के ज़ॉम्बी खींचे चले आए और लोगों पर टूट पड़े। तब जेरी के दिमाग में एक आइडिया कौंधा। उसने सेगन से एक ग्रेनेड लिया और ज़ॉम्बी की तरफ फेंक दिया। धमाके से प्लेन की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। केबिन का प्रेशर अचानक ढह गया और जो भी ज़ॉम्बी अंदर था वो खींचकर बाहर हवा में उड़ गया। जेरी और सेगन सीट से बंधे होने की वजह से बच गए, लेकिन एक ज़ॉम्बी प्लेन के इंजन में फंस गया। इंजन बर्बाद हो गया। पायलट प्लेन को काबू नहीं कर पाए और प्लेन बुरी तरह हिलते कांपते जंगल में जा गिरा। क्रैश इतना भयानक था कि उसमें सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे, जेरी और सेगन। सेगन को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जेरी के पेट में धातु का एक टुकड़ा घुस गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। किस्मत से प्लेन कार्डिफ के एक मेडिकल सेंटर के पास ही गिरा था। सेगन ने जेरी को घसीटते हुए किसी तरह वहां तक पहुंचाया। गेट तक पहुंचते ही जेरी बेहोश हो गया। उधर जहाज पर प्लेन से संपर्क टूट चुका था। सबने मान लिया कि जेरी मर गया। सिर्फ टेरी को यकीन था कि वो जिंदा है, लेकिन बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ा। और जब जेरी को मरा हुआ मान लिया गया तो उसके परिवार की जहाज पर कोई अहमियत नहीं रही। कैरन और बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर नोवा स्कोटिया के एक रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया। इधर मेडिकल सेंटर में जेरी की सर्जरी हुई और वो बच गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उस पर शक की नजर से देख रहे थे। उसने बार बार कहा कि जहाज से संपर्क करो, उसका परिवार वहाँ है। आखिरकार टेरी का फोन आया और उसने सच बताया कि कैरन और बच्चों को जहाज से उतार दिया गया है और उन्हें कैंप भेज दिया गया है। यह सुनते ही जेरी का गुस्सा फट पड़ा और सही भी था। उसने अपनी जान जोखिम में डाली, मिशन पूरा किया और बदले में उसके परिवार को एक खतरनाक कैंप में फेंक दिया गया। मेडिकल सेंटर का डायरेक्टर उसे शांत कराने आया और बोला, मेरे पास भी परिवार था, अब वो सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जेरी को एहसास हुआ कि इस दुनिया में हर किसी का अपना दर्द है। जेरी ने डायरेक्टर और वहाँ मौजूद साइंटिस्टों को अपनी सोच बताई। उसने कहा कि ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला नहीं करते जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। जैसे जंगल में कोई शिकारी बीमार शिकार को नहीं छूता, तो अगर इंसान जानबूझकर अपने शरीर में कोई बीमारी इंजेक्ट कर ले तो ज़ॉम्बी उसे छोड़ देंगे और बाद में उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। यह एक अस्थायी ढाल की तरह काम कर सकता है। शुरू में साइंटिस्ट उसकी बात सुनकर हंसे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद इसमें दम है। वो इस सोच को असल में आजमाना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि जरूरी वायरस के सैंपल बिल्डिंग के उस हिस्से में रखे थे जहाँ करीब 80 ज़ॉम्बी मौजूद थे। जेरी, सेगन और एक डॉक्टर ने मिलकर वहाँ चुपचाप घुसने का प्लान बनाया। तीनों की वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। पूरी तैयारी हुई, जिस्म पर टेप चिपकाया गया, हथियार थामे गए और बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे अंदर कदम रखे गए। चारों तरफ ज़ॉम्बी थे। बाहर साइंटिस्ट कैमरों के जरिए उन्हें देख रहे थे। अंदर तीनों जितना भी चुप रहने की कोशिश करते, पूरी तरह खामोश रहना नामुमकिन था। थोड़ी सी आवाज हुई और ज़ॉम्बी जाग उठे। सब उनके पीछे दौड़ पड़े। टीम अलग अलग दिशाओं में भागी ताकि ज़ॉम्बी बढ़ जाए और कंफ्यूज हो। जेरी कुछ ज़ॉम्बी को मारता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन सेगन और डॉक्टर फंस गए। आखिरकार उन्हें पीछे हटकर सुरक्षित जगह भागना पड़ा। अब जेरी उस खतरनाक हिस्से में बिल्कुल अकेला था। जेरी को पता था कि वायरस के सैंपल रिसर्च लैब में है, लेकिन अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए था। बाहर खड़े साइंटिस्टों ने फोन पर पासवर्ड बताया। जेरी ने दरवाजा खोला, अंदर घुसा और तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। अब वो सुरक्षित था और उसने वायरस के सैंपल ढूंढने शुरू किए। सामने कई अलग अलग खतरनाक वायरस के कैप्सूल रखे थे। ये पता नहीं था कि कौन सा सही है। जेरी ने सोचा कि सारे कैप्सूल एक बक्से में रखकर बाहर ले जाएगा। तभी दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ गया। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। अब कोई मदद करने वाला भी नहीं था। जेरी ने कैप्सूल पढ़ने शुरू किए और दिमाग लगाकर अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कौन सा वायरस इस काम के लिए सबसे सही होगा। अगर उसने गलत वायरस चुना तो अपनी जान देगा। बाहर साइंटिस्ट भी उसकी मदद करते रहे। जेरी ने बहुत सोच समझकर एक वायरस चुना। फिर कैमरे के सामने जाकर कागज पर एक संदेश लिखकर दिखाया। उस पर लिखा था, मेरे परिवार से कहना मैं उनसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। और फिर उसने वो वायरस अपने जिस्म में इंजेक्ट कर लिया। जेरी इंतजार करता रहा। काफी देर तक वहीं रहा, देखता रहा कि कोई असर हो रहा है या नहीं। फिर हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। एक ज़ॉम्बी उसके
पास आया, उसे सूंघा और फिर बिना कुछ किए वापस चला गया। जेरी का प्लान काम कर गया था। उसने दरवाजा जोर से बंद किया, जानबूझकर शोर मचाया जिससे पास खड़े सारे जॉम्बी उसकी तरफ खींचे आए, और फिर जेरी उन सबके बीच से बिल्कुल इत्मीनान से चलता हुआ बाहर निकल गया। किसी जॉम्बी ने उसे छुआ तक नहीं। जेरी की इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। साइंटिस्टों ने इस जानकारी के आधार पर एक वैक्सीन तैयार की जो लोगों को जॉम्बी के हमले से बचा सकती थी। इसके बाद जेरी अपने परिवार से जाकर मिला जो जिंदा और सुरक्षित था। रिसर्च सेंटर में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हुआ और उसे पूरी दुनिया में भेजा गया। वैक्सीन लगते ही सैनिक जॉम्बी के हमलों से महफूज हो गए। दुनिया भर में वो निकले, जॉम्बी को पकड़ा और उन्हें खत्म किया। धीरे धीरे जो दुनिया तबाह हो चुकी थी वो एक बार फिर सांस लेने लगी, और यहीं पर इस दिल दहला देने वाली कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रॉकी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।